नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद क्या भूमिका अदा करता है, उसको अगर किसी ने जनता के बीच समझाने का प्रयास किया है तो वो भाजपा के दिग्गज नेता, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी है। राज्यसभा सांसद रहते हुए अनिल बलूनी हमेशा उत्तराखंड के विकास के लिए चिंतित रहे और जब वह चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने जनता से वादा किया है कि उनका जीवन गढ़वाल के लिए समर्पित होगा। जिसके बाद एक तरफ जहां बीजेपी के कार्यकर्ता अनिल बलूनी की मिसाल देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उन्हें भावनाओं की बजाय कामों की सूची गिनाने की सलाह दे रही है। अब देखना यह है कि अनिल बलूनी के काम के साथ ही उत्तराखंड की जनता उनकी भावनाओं का क्या जवाब चुनावी नतीजों में देती है। तो आज बात होगी अनिल बलूनी के दावों की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। राज्य बनने के बाद का समय रहा हो या राज्य बनने से पहले का समय, उत्तराखंड में कभी भी राज्यसभा सांसदों का अहम रोल देखने को नहीं मिला। लेकिन 3 अप्रैल 2018 को उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी संसद पहुंचे, तो उसके बाद से उत्तराखंड वासियों को पता चला कि राज्य के विकास में राज्यसभा सांसद कितनी बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। अनिल बलूनी ने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लाने का काम किया जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। आपको बता दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं और अब वो यही कह रहे हैं कि उनका जीवन पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित है। बीजेपी नेता ने कहा कि कोरोना से पहले कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हुई थी तो उस समय उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन राज्य की जनता और उनके शुभचिंतकों की दुआओं से वो फिर से जीवित हुए, इसलिए उनका ये जीवन विकास के लिए समर्पित है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्पण को राज्य में राजनीति के नए स्वरूप में देखने का काम किया जा रहा है। अनिल बलूनी के द्वारा लगातार लोगों से अपने संवाद में यही सब चीजों का जिक्र किया जा रहा है कि उनका जीवन उनका नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों का है, जिसमें उनके द्वारा विकास के लिए काम किया जाएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं मैं बीमार था, मैं गंभीर रूप से बीमार था और मेरा जीवन चला गया था और मेरा जीवन लौट के आया है। मैं शपथ लेके जाता हूँ आपके बीच में कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है। मेरे जीवन का पल पल और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के काम आएगा, इस गढ़वाल के विकास के काम आएगा। आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए, आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी गढ़वाल में विकास की झड़ी लगा देगा। पूरी भारत सरकार, जितने हमारे मंत्री हैं, जितनी हमारी सरकार है, वो गढ़वाल के देरी पे खड़ी होगी, हमारे दरवाजे पे विकास के लिए खड़ी होगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। 4 दिन बचे हैं, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रचार कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल बलूनी को लेकर बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विपक्ष वाले भले ही लाख आरोप लगा लें, लेकिन जनता के विकास के लिए अनिल बलूनी हमेशा तत्पर रहे। देखिए, अनिल बलूनी नेता है भैया, राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेता को पार्टी उतारा है। राष्ट्रीय नेता पे दाग लगाने कुछ बोलने से पहले कांग्रेस के व्यक्तियों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अनिल जी हमारे नेशनल मीडिया के प्रभारी रहे हैं, उनकी जो छवि है, राज्यसभा सांसद रहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से काम किए वो यहाँ की जनता समझती है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पहली बार होगा कि उत्तराखंड की जो हमारी 5 लोकसभा है उसमें नेतृत्व के उभार के लिए पौड़ी लोकसभा बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगी, ऐसा विश्वास करो मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस नेत्री डॉक्टर चयनिका उनियाल ने कहा है कि ये राजनीतिक मंच है, उन्हें जनता को भावनाएं नहीं बल्कि विकास के कार्यों की लिस्ट बतानी चाहिए कि उनके द्वारा पौड़ी के लिए क्या क्या किया गया है। भावनाओं की बजाय राजनीतिक मुद्दों पे बात करें, ये बताएं कि वो राज्यसभा एमपी रहे हैं, राज्यसभा एमपी रहते हुए उन्होंने गढ़वाल के लिए क्या क्या किया, वो जरा ब्यौरा जनता को दें। साथ ही साथ वो ये भी बताएं कि पौड़ी के जितने मुद्दे हैं उनके बारे में उन्होंने कब कब और क्या क्या आवाज़ उठाई। क्या वो अंकिता भंडारी के बारे में कभी उन्होंने उसको न्याय दिलाने के लिए कोई प्रयास किया तो वो बताएं। कभी उनके माता पिता से जाके मिले तो वो बताएं। जोशीमठ के जो लोग हैं जिनके घर ढह गए, जिनको नुकसान हुआ, उनके लिए उन्होंने क्या किया। वो तो राज्यसभा एमपी थे ना, वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, सामान्य इंसान तो थे नहीं। और फिर आप ये देखिए कि केदारनाथ में जो सोना चोरी हुआ उसके मामले में उनकी क्या राय है, क्या किया। चुनाव की बेला में चुनाव मैदान में उतरे व्यक्तियों पर कई आरोप लगते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पर ऐसा कोई आरोप नहीं है।
इसीलिए अब जनता भी वोट डालने से पहले नेताओं की नियत और नियति को परखने का काम कर रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बहनों भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं। वारे उत्तराखंड, अकलेमंद इशारा काफी। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस तरह से इशारा किया है और जिस तरह से अनिल बलूनी के कामों के बाद, कैंसर से जंग जीतने के बाद अपने जीवन को वो गढ़वाल के लिए समर्पित करने की बात कह रहे हैं, जनता से उन्होंने वादा भी किया है। इस पर जनता की क्या राय है और साथ ही साथ कांग्रेस किस तरह से तंज कस रही है, आज हम उसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा देवेंद्र भसीन जी, राज्य मंत्री बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कुलदीप राणा जी बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, आपके पास ही आऊंगी। अनिल बलूनी जी के कामों को लेकर जिस तरह से लिस्ट निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से उन्होंने गढ़वाल के लिए काम किया है और अब तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका पूरा जीवन जो कैंसर से जंग के दौरान उन्होंने जीता है वो गढ़वाल की जनता को समर्पित है। क्या लग रहा है आपको, जनता इस बार क्या नया रिकॉर्ड उनके खाते में डालने वाली है? निश्चित तौर पर गढ़वाल लोकसभा सीट से हमारे वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय हमारे मीडिया प्रभारी श्री अनिल बलूनी जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, वे भारी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। और उनकी लोकप्रियता को देख करके कांग्रेस बहुत बौखलाई हुई है और इसी कारण से कांग्रेस के नेता तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बात केवल उनकी लोकप्रियता की नहीं है, बात ये भी है कि उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के लिए और उत्तराखंड के लिए क्या कुछ किया। राज्यसभा सांसद के नाते जो उनका एक लंबा अनुभव है, उसके अलावा उन्हें जमीनी स्तर पर जो काम किए हैं, जो विकास के लिए अपनी योगदान दिया है, वो उल्लेखनीय है। चाहे मामला नई रेल शुरू करने का हो, चाहे कनेक्टिविटी को लेकर के बातें की गई हो, चाहे पौड़ी में तारा मंडल का केंद्र की स्थापना रही हो, और इसी प्रकार से और उन्होंने अपनी जो सांसद निधि है उसका अधिकांश भाग जो है गढ़वाल के विकास के लिए लगाया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि कांग्रेस के लोग जो कि बलूनी जी की लोकप्रियता से परेशान हो गए हैं, वे अब उन पर व्यक्तिगत इस प्रकार की बातें कह रहे हैं क्योंकि अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब उन्हें कोई कह रहा है कि बाहर के हैं, अनिल बलूनी जी का तो जन्म यहीं पर है, कार्य क्षेत्र यहीं पर है, लगातार उन्होंने यहाँ पर काम किया है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका तो कार्य क्षेत्र भी यहाँ नहीं रहा है, वो तो कर चोरी के मामले बम्बई में है, क्योंकि बम्बई में धंधा करते हैं और अपना काम करते हैं। आज वे लोग आरोप लगाते हैं, इनका अपना जो है बैकग्राउंड बिल्कुल गलत है, साफ नहीं है। तो आज जो बलूनी जी को लेकर के कांग्रेस नेता बातें करते हैं वो अपने आप में बिल्कुल बेबुनियाद है। बलूनी जी निश्चित तौर पर हमारे अन्य सांसदों के साथ पांचों की पांचों सीटें हम उत्तराखंड की जीतने वाले हैं। और बलूनी जी का जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व के संग निकट का संबंध है वो भी हम जानते हैं। सुरेंद्र अग्रवाल जी, के विकास के लिए निश्चित तौर पर बलूनी जी का जीतना उत्तराखंड के लिए बहुत अधिक सकारात्मक रहने वाला है और वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। ठीक है सुरेंद्र अग्रवाल जी, कामों के साथ साथ अगर राजनीति में अनिल बलूनी जी भावनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? हमने भावनाओं की आपत्ति नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं उनका स्वस्थ सुंदर लंबा जीवन हो, हम उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी कामना करते हैं। परंतु वो चुनाव लड़ने आए हैं, कोई कबड्डी खेलने तो आए नहीं है। जब चुनाव लड़ने आए हैं और बड़े बड़े आपकी पार्टी आपके लिए दावे करती हो, आप दावे करते हो, जो राज्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, राज्य के सरोकार है, उन पर तो सवाल उठाए जाने वाजिब हैं। और निश्चित रूप से मैं भी कुछ सवाल उठाना चाहूंगा, कहाँ रह गया हमारा ग्रीन बोनस? 10 वर्ष से केंद्र में भाजपा की सरकार है, बड़ा छप्पर फाड़ कर बहुमत मिला आपको, हमारा ग्रीन बोनस कहाँ है? लगभग 400 गांव जो आपदा प्रभावित गांव है उनका विस्थापन होना था, उसके लिए केंद्र से आर्थिक सहायता बहुत उदारता पूर्वक चाहिए थी, वो कहाँ रह गई आर्थिक सहायता? जोशीमठ के पीड़ित न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाया। हमारा जो जीएसटी में जो नुकसान हमें हो रहा है, आर्थिक नुकसान, उसकी भरपाई कैसे होगी? ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, इनका जवाब तो निश्चित रूप से माना जाना चाहिए।
देवेंद्र और ये बसिन जी। नहीं कह सकते, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई है जी सर। जी मेरी बात मुझे पूरी करनी चाहिए। अंकिता भंडारी कांग्रेस के जो हमारे साथी उसको न्याय दिलाने के लिए कब वे बोले, अपनी कहाँ बोले, कमियों को और अपनी जो सफलताएं हैं भाजपा उनको के छुपाने की मुख्यमंत्री कोशिश जी कर ने रहे हैं। सच्चाई है कि कांग्रेस प्रदेश के अंदर 2 साल रही, केंद्र में इनकी 2 साल सरकार रही, लेकिन उन्होंने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया तो केवल भ्रष्टाचार किया। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप भावनाओं में भागकर उसकी आड़ लेके भावनाओं की दबा नहीं सकते। ये इस राज्य के सरोकार है, वो कानून इस राज्य का सरोकार है, राजधानी इस राज्य का सरोकार है। इन मुद्दों पर चुप रहना मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको भावनाओं की आड़ लेकर आप दबा नहीं सकते। ऐसे मुद्दे जो राज्य के हित के हैं, आपने सांसद बनकर लोकसभा में जाना है, आप लोकसभा में थे, आप राज्यसभा के बहुत मजबूत सांसद थे, भाजपा के बहुत मजबूत नेता थे, और आप इस राज्य को न्याय नहीं दिला पाए। दिया गया था अंकिता भंडारी जैसे मामले में न्याय नहीं दिला पाए, महिलाओं के उत्पीड़न में न्याय नहीं दिला पाए। इन तमाम चीजों का जवाब देना नहीं, लेकिन हाँ देवेंद्र बसिन जी एक मिनट, देवेंद्र बसिन जी एक मिनट। नहीं ठीक है, तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें उत्तराखंड में हैं, लेकिन पौड़ी गढ़वाल सीट की अगर मैं बात करूं और अनिल बलूनी खास तौर से अगर बीजेपी की प्रत्याशी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद रहते हुए जिस तरह से काम करके दिखाया है और जिस लिस्ट के बिना पर, जिन कामों की सूची के बिना पर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आप उसे भी नकारते हैं सुरेंद्र जी? मैं समझता हूँ आप प्रवक्ता एंकर के रूप में तो काम नहीं कर सकते। ये जो मुद्दे हैं राज्य के हित के हैं, जब सबसे बड़े नेता वहाँ पर बैठे हो, अपने को सबसे बड़ा नेता कहते हो, तो राज्य के मुद्दों पर बात करनी क्या वाजिब नहीं है? मैं समझता हूँ कि आप जैसे जागरूक पत्रकार को, निष्पक्ष पत्रकार को, निर्भय पत्रकार को इन मुद्दों पर जरूर सवाल भसीन साहब से भी करना चाहिए, भसीन साहब की पार्टी से करना चाहिए और बलूनी जी से भी करना चाहिए। नहीं सुरेंद्र जी, निष्पक्ष का मतलब क्या है कि अगर कहीं कोई काम हो रहा है तो आप उसे नकार दें? मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं सिर्फ आप महंगाई को नकार सकती हैं। अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन है, इसको नकारा जा सकता है? नहीं, उस पर सवाल तो आप कर ही रहे हैं ना। 5 लोकसभा सीटों की तो आज मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, पौड़ी गढ़वाल की आज मैं बात कर रही हूँ सुरेंद्र जी। मैंने कहा छप्पर फाड़ के बहुमत मिला है, छप्पर फाड़कर। जब छप्पर फाड़कर बहुमत मिला है तो ये आपकी जिम्मेदारी है सांसद होने के नाते। आप दिल्ली में बहुत मजबूती के साथ बैठे थे, तो इन मुद्दों के साथ हमारा साथ। अरे सुरेंद्र जी, जिम्मेदारी तो आपकी भी विपक्ष होने के नाते 5 साल से बहुत कुछ थी। क्या आप मजबूत विपक्ष के रूप में उत्तराखंड में खड़े हो पाए हैं? टक्कर देने की अगर आप बात करें, आप मुझ पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उतनी मजबूती से अगर आपके कैंडिडेट मैदान में उतरे होते तो मुझे लगता है आपको भी कॉन्फिडेंस और पूरा भरोसा होता। मैं तो आप पे भी आरोप लगा रहा हूँ, आप प्रवक्ता के रूप में भाजपा के क्यों काम कर रही हैं? हाँ, पर मुझ पर आरोप लगाने से सुरेंद्र जी आपकी सीट नहीं निकलेगी पौड़ी गढ़वाल में, उसके लिए आपको मेहनत ही करनी होगी। आप तो मेरी आवाज दबाने बैठ गई है। हाँ। आप मेरी आवाज क्यों दबाती हैं? नहीं, मैं आपकी आवाज क्यों दबाऊंगी सुरेंद्र जी? मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ। नहीं, आप अपनी पूरी बात रखिए, लेकिन उससे बेहतर होगा कि आप दूसरों पर सवाल उठाए बिना अपनी आवाज रखिए। आप तो मेरे सवाल पर अरे मैंने क्या बोला? मैंने बोला पौड़ी गढ़वाल में जितने काम उन्होंने किए हैं उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दे दीजिए, उसके बाद आपको जो कमी लगती है वो अपनी कमी भी रख दीजिए। कुलदीप राणा जी के पास में आऊंगी, ठीक है, मैं आपको समय भी दे दूंगी, मैं एक बार फिर से आपको समय दे दूंगी, आप अपनी तमाम बातें रख दीजिएगा। कुलदीप राणा जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अनिल बलूनी जी की बात कर रहे हैं उनके कामों को गिनाने की, पहली बार जिस तरह से गढ़वाल में बात हो रही है, राज्यसभा सांसद रहते हुए जिस तरह से काम किया है, अगर उन कामों को जनता के सामने रखकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं और उन्हीं बातों को मैं भी कह रही हूं तो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या जिक्र नहीं किया जाना चाहिए? देखिए प्रियंका, ये तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति अपने कार्यों को लेकर के ही जनता के सामने जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि अब तक 24 साल के उत्तराखंड में राज्य निर्माण के बाद ऐसा नहीं है कि मात्र अनिल बलूनी ही राज्यसभा सांसद हुए, ठीक है। लेकिन ये भी एक बड़ी विडंबना है कि अनिल बलूनी के कार्यों की फहरिस्त बड़ी है, ठीक। उत्तराखंड में भाजपा से इससे पहले भी राज्यसभा में सांसद रहे, कांग्रेस से भी राज्यसभा में सांसद रहे, अभी भी भाजपा से राज्यसभा में सांसद हैं। लेकिन अगर हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो चाहे वो नरेश बंसल हो या कल्पना सैनी हो, है ना, इन दोनों के मुकाबले अनिल बलूनी का पक्ष ज्यादा मजबूत है, उनकी फहरिस्त ज्यादा बड़ी है, ठीक।
दूसरी चीज ये है कि अगर हम सिर्फ पौड़ी लोकसभा की बात करते हैं तो पौड़ी लोकसभा उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी लोकसभा है जो प्रत्याशी को, राजनीतिक प्रत्याशी को उत्तराखंड की राजनीति में उसके वर्चस्व को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी लोकसभा है जो कुमाऊं परिक्षेत्र, कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा लोकसभा से भी जुड़ती है, टिहरी लोकसभा से भी जुड़ती है, ठीक। और अगर हम ऋषिकेश की तरफ आए तो इसका काफी बड़ा हरिद्वार को भी ये प्रभावित करती है, ठीक है। तो एक लोकसभा अगर किसी राज्य की क्योंकि यहाँ तो 5 लोकसभाएं हैं, तो अगर 3 लोकसभा को प्रभावित कर रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसके राजनीतिक वर्चस्व को भी बढ़ाएगी, ठीक। अब जहां तक गढ़वाल में, हम उत्तराखंड में राजनीतिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अनिल बलूनी को लेकर के कि अनिल बलूनी मात्र लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देख रहे हैं, चुनावी परिदृश्य को देख रहे हैं, क्योंकि अनिल बलूनी के अलावा भी, पौड़ी के अलावा भी 4 अन्य सीटें हैं जहां भाजपा भी कंटेस्ट कर रही है, कांग्रेस भी कंटेस्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन प्रभाव जो दिख रहा है, प्रभाव जो बन रहा है, चाहे वो मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, अखबारों में हो, वो अनिल बलूनी का ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक। अब उसका स्वाभाविक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रभारी रहे हैं मीडिया के, तो मीडिया में उनका एक अच्छा खासा दखल है, ठीक है। लेकिन यह भी एक सत्य है कि अनिल बलूनी अभी तक उत्तराखंड में ग्राउंड लेवल के नेता नहीं हुए हैं। ये उनका दूसरा चुनाव है जो वो लड़ने जा रहे हैं। पहला चुनाव जब उन्होंने काफी पहले लड़ा था तब वो हार गए थे, ठीक है। तो ये उनका दूसरा चुनाव है। और वहीं उनके सापेक्ष उनकी जो प्रतिद्वंदी है गणेश गोदियाल पहले भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। वहां पे वो विधानसभा में उन्होंने श्रीनगर का प्रतिनिधित्व किया है, लोगों के बीच में गए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव के बाद गणेश गोदियाल को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था, तो उसको लेकर के भी पौड़ी में एक सेंटीमेंट गणेश गोदियाल के पक्ष में है। तीसरी चीज ये है कि इस समय उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन चुनाव नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस के मात्र प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने दमखम पर ही चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जितनी उनकी क्षमताएं हैं उसके आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। इनमें जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं वो उसमें गणेश गोदियाल सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। वो नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं और एक सेंटिमेंट भी डेवलप उनके पक्ष में हो रहा है, ठीक है। जीत और हार की बात नहीं है, बात है उस अंतर की, ठीक। तो कहीं ना कहीं अनिल बलूनी के लिए एक बड़ी चुनौती वो बने हुए हैं जी। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज यह भी देखने वाली है कि पौड़ी की जो लोकसभा है, इस लोकसभा में 1952 में जब शुरुआत में ही इसका गठन के बाद यहाँ चुनाव हुए तो ये कांग्रेस के पास थी, लेकिन 1977 के बाद ही कांग्रेस के हाथ से छिटक गई, ठीक है। उसके बाद ये सीट 90 के बाद से भाजपा के पास लगातार रही। 1-2 बार इसमें ये कांग्रेस की तरफ से सतपाल महाराज भी यहाँ से सांसद हुए, ठीक। लेकिन अब चूंकि वो खुद भाजपा में आ चुके हैं, तो पौड़ी की जो लोकसभा है वो सैन्य बाहुल लोकसभा रही और वहाँ जनरल खंडूड़ी जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव रहा। आज भी आप जनरल खंडूड़ी के प्रभाव को पौड़ी लोकसभा में इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में जनरल खंडूड़ी की जो छवि है, उनके जो आभा है वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है, ठीक। तो और पौड़ी की जो लोकसभा है उसमें जो ब्राह्मण और ठाकुर वोट का जो अनुभव है उसमें ठाकुर वोटर्स का प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ दोनों कैंडिडेट ब्राह्मण हैं, तो और सैन्य बाहुल क्षेत्र ये है, तो ऐसे में जो एक बड़ा कंटेस्ट बना हुआ है कि जो ठाकुर वोटर है वो किस तरह फ्लोट करेगा, ठीक है, जो राजपूत वोटर है वो किस तरह फ्लोट करेगा, तो वो एक बड़ी चुनौती दोनों के लिए रहेगी। सुरेंद्र अग्रवाल जी, जिस तरह से कुलदीप राणा जी ने तमाम समीकरण समझाने की कोशिश यहाँ पे की है, आप अभी तक शिकायत मेरे से करते हुए नजर आ रहे थे कि मैं बीजेपी के पक्ष में बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कुलदीप राणा जी ने साफ साफ बोल रहा है कि आपका केवल प्रत्याशी लड़ रहा है, संगठन नहीं लड़ रहा है, और जबकि उनका ये भी कहना है कि वो बेहतरीन प्रदर्शन वहां करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे अच्छा है, आप थोड़ी बहुत कमी हमारी बता रही हैं, या कमी दिख रही है वो आपको दूर हो जाएगी। 19 तारीख के बाद जब निर्णय आएगा जून में, तो देखिए कि बड़े बड़े दिग्गज जो है कैसे धराशायी होते हैं। मैंने तो मात्र मुद्दों की बात करी, शिकायत नहीं करी। मुझे ऐसा लगा कि आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं 9-9 वर्ष से,
उनसे सवाल करने की बजाय विपक्ष से सवाल किया जाए। ये थोड़ी ये गलत ट्रेंड हो गया है, इस ट्रेंड से बचा जाना चाहिए। मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूँ, वजीर साहब भी छोटे पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं भी छोटा सा पत्रकार रहा हूँ। और ये जो ट्रेंड है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर। नहीं देखिए सुरेंद्र अग्रवाल जी, हाँ नहीं ठीक है, हिसाब जो है वो सत्तारूढ़ दल से लिया जाना चाहिए। यदि विपक्ष को बुलाकर आप ग्रिल करेंगे तो ये लोकतंत्र के हित में और ये पत्रकारिता नहीं ठीक है, आपकी बात को मैं मान लेती हूँ, लेकिन सुरेंद्र अग्रवाल जी, पत्रकार का मतलब ये भी तो होता है कि अगर आप किसी सीट की बात कर रहे हैं और अगर उस क्षेत्र में काम हुआ है, किसी ने अगर काम किया है, किसी ने अगर काम किया है तो आप उसे गिना दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने वो ज्वलंत मुद्दे कहे जो राज्य के सामने खड़े हैं, राज्य के जुड़े हुए हैं। ग्रीन बोनस नहीं चाहिए क्या हमें? क्या राजधानी के लिए 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा नहीं बिल्कुल चाहिए। अगर मैं 5 लोकसभा सीटों की बात कर रही होती सुरेंद्र अग्रवाल जी तो मैं आपका सवाल जरूर करती, मैं आपका सवाल तब भी रखूंगी, लेकिन क्योंकि हम पौड़ी गढ़वाल सीट की बात कर रहे थे और आपके और बीजेपी के बीच में मुकाबले की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने ये बातें रखी। देवेंद्र भसीन जी जवाब आप दीजिएगा, सवाल तब भी होने चाहिए, आपका सवाल मैं तब भी रखती हूँ सामने जी। 400 गाँव, इसमें अधिकतर गाँव जो है पौड़ी संसदीय क्षेत्र के हैं जो विस्थापित होने हैं। ये ऐसे मुद्दे इनका जवाब तो मांगा जाना चाहिए सत्तारूढ़ दल से। नहीं सुरेंद्र अग्रवाल जी, अपने चैनल के माध्यम से हम समय समय पर जवाब मांगते रहते हैं और जब जरूरत होती है सवाल भी करते हैं जी। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा पहले तो आप। पहली बात तो ये लोकसभा का चुनाव है, हमारे केंद्रीय नेता से लेकर के हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे सभी के सभी वो लोग हैं जिन्होंने जनता के लिए किया है। लेकिन कांग्रेस को ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम नजर आते हैं, ना उनको मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के काम दिखाई देते हैं, ना अनिल बलूनी जी के काम इसी बात में कहना चाहूंगा कि अनिल बलूनी जी के काम से परेशानी अधिक हो गए हैं, और यही गणेश गोदियाल जी है जो अभी चुनाव हारे विधानसभा चुनावी में नहीं बोला, यही आपकी पराजय का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं कि आप। अरे सुरेंद्र जी अब सुन लीजिएगा, सुरेंद्र जी आपके सवाल मैंने रख दिया है, आप जवाब सुन लीजिएगा जी। पराजय का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। आपकी पार्टी केवल भ्रष्टाचार जानती है, सुनना नहीं चाहती। बात आपने कही है अंकिता के बारे में बताइए, हमारे दोनों के दोनों जो अपराधी हैं वो जेल के आपने क्या किया? आपने तो केवल प्रदेश को लूटा है। आपके मुख्यमंत्री जो हरीश रावत थे उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है, आपके एक मंत्री जो है उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। आप तो पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार की आप बात मत करिए। और गणेश गोदियाल जी का भी जो बैकग्राउंड है वो नोटिस आया हुआ कहाँ से, बम्बई से आया हुआ है। तो आप हमारे प्रत्याशी आने से पहले उसके बारे में बात करिए। और हमारे का जो काम है वो सबके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक सीट पे दवाइयों के सैंपल थोड़ी बहुत हलचल है, वहाँ पर भी गणेश गोदियाल पांचों सीटें जीतने वाले हैं और एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। चलिए ठीक है देवेंद्र भसीन जी, जिस तरह से राजनाथ सिंह वहां पर इशारा करते हुए नजर आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीटों के अंतर को लेकर बात की है, लेकिन राजनाथ सिंह जी एक इशारा भी करते हुए आए हैं और जनता को साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इशारा मैंने दे दिया है, देवभूमि की जनता समझदार है। इसका क्या मतलब है? देखिए हमारे, क्या हम ये मान लें कि सांसद और लोकसभा का चुनाव जीतने से पहले उनका मंत्री पद तय है केंद्र में? देखिए पहली बात तो ये कि मंत्री कौन बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे ये जो विशेष अधिकार है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का होता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन अनिल बलूनी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और जो राजनाथ सिंह जी ने कहा तो निश्चित तौर पर उनकी भूमिका केवल एक सांसद की रहने वाली नहीं है। हमारे यहाँ पर काम करने के बहुत अधिक आयाम है और किस रूप में हमारा केंद्रीय नेतृत्व किसको जिम्मेदारी सौंपता है ये निर्णय हमारे मोदी जी करेंगे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन राजनाथ जी ने जो बात कही है कि अनिल बलूनी जी की भूमिका केवल एक सामान्य सांसद की नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो सांसदों की बात कर रहे हैं, इनके एक सांसद थे राज बब्बर, एक बार भी उत्तराखंड नहीं आए और ₹1 भी उत्तराखंड के लिए नहीं दिया। एक कांग्रेस के सांसदों का चरित्र है। सतीश शर्मा कांग्रेस के सांसद थे राज्यसभा के, एक पैसा उन्होंने यहाँ नहीं दिया। और हमारे जो सांसद हैं वो लगातार उत्तराखंड के लिए काम करते रहे हैं, उत्तराखंड योगदान देते रहे हैं। और जहाँ तक बात है हमारे बने और लगातार काम भी कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं किया। ठीक है सुरेंद्र अग्रवाल जी, सांसद निधि की आप बात करें, लेकिन अनिल बलूनी के मामले में ये भी जानकारी है कि पूरी सांसद निधि उन्होंने खर्च की है। ठीक है, ठीक है, 80% सांसद निधि खर्च नहीं हो पाई है।
सांसदों की निधि हो रही है लगातार। नहीं, आपकी शिकायत जरूर है, लेकिन अनिल बलूनी जी ने अपनी पूरी सांसद निधि खत्म की है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि काम करते हुए नजर आए। अब देखना ही होगा कि जनता क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। देवेंद्र जी, सुरेंद्र जी और कुलदीप राणा जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड में जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल सीट को लेकर अनिल बलूनी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके दावों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहीं ना कहीं देवभूमि की जनता को एक इशारा देने का काम किया है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ अनिल बलूनी के द्वारा किए गए कामों की फहरिस्त और दूसरी तरफ जिस तरह से भावनात्मक जुड़ाव वो जनता के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका जनता आखिर 19 अप्रैल के चुनाव में क्या कुछ जवाब देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।